हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, अभी तक के वीडियो में हमने लाइफ प्रोसेस का पहला टॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लाइफ प्रोसेस के दूसरा टॉपिक यानी कि रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे अपने सर्वाइवल के लिए, अपने एनर्जी के लिए फूड को ऑब्टेन करता है। इसमें हमने ऑटोट्रोफिक और हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करी थी। हमने देखा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रेस्पिरेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जाएगा। अब हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा। देखिए बच्चों, रेस्पिरेशन पढ़ें इससे पहले हम लोग थोड़ा एक न्यूट्रिशन के बारे में समझते हैं। न्यूट्रिशन में हमने क्या किया था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म था वो अपना फूड लेता था, फूड से क्या बनाता था? ग्लूकोज बनाता था। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग प्लांट की बात करें तो प्लांट में हमने देखा था कि CO2 प्लस H2O ये मिलते थे क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में और अपना फूड यानी कि ग्लूकोज बनाते थे। ठीक है, ह्यूमन की अगर हम बात करें, अपनी बॉडी की बात करें, तो हम लोगों ने देखा था कि स्टार्च को ब्रेक डाउन करके हम लोगों ने क्या बनाया था? ग्लूकोज बनाया था। ठीक है, यानी कि अल्टीमेटली हमारा ग्लूकोज बन चुका था न्यूट्रिशन में। लेकिन हमें अपने लाइफ प्रोसेस को करने के लिए, बहुत सारे एक्टिविटीज को करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। वो एनर्जी हमारे ग्लूकोज के फर्दर ब्रेकडाउन से आता है। यानी कि उस एनर्जी को गेन करना है तो उस एनर्जी को गेन करने के लिए इस ग्लूकोज को आगे भी तोड़ना पड़ेगा। तो उस प्रोसेस को हम लोग तोड़ते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन का जो प्रक्रिया होता है वो हेल्प करता है ग्लूकोज को तोड़ने में। ये जो ग्लूकोज है ये फिर से टूट जाता है, ये टूटेगा CO2 प्लस H2O में और साथ ही में यहां पे बनेगा एनर्जी। ठीक है, हमें यही एनर्जी चाहिए। तो रेस्पिरेशन का जो मेन पर्पस है, मेन उद्देश्य है, मेन जो लक्ष्य है उसका, वो है एनर्जी का बनाना। ये जो एनर्जी बनता है ये ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में स्टोर हो जाता है और इसी एनर्जी को हमारा बॉडी, कोई भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी यूज करता है लाइफ प्रोसेस के वेरियस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। अब समझिए कि हमने न्यूट्रिशन से, जैसे कि प्लांट में CO2 और H2 मिलकर ग्लूकोज बना दिया था, हमने स्टार्च को ब्रेक डाउन करके थ्रू द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन हमने ग्लूकोज बनाया था। लेकिन इस ग्लूकोज का यूज होता है हमारे बॉडी में फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी को प्रोड्यूस करना है। यानी उसके साथ में CO2 और H2O भी बनेगा और एनर्जी बनेगा और ATP के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? रेस्पिरेशन। अब देखिए, ये जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है, इस टॉपिक को ही हमको पढ़ना है कि ये ब्रेकडाउन कैसे होता है और एनर्जी कैसे लिबरेट होता है, एनर्जी कैसे बनता है इस प्रोसेस में रेस्पिरेशन। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो इस ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में ऑक्सीजन की जरूरत होती है उन्हें, और कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। तो जिन ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, मेरे कहने का मतलब यह है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन एनर्जी के लिए अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, ऑक्सीजन जरूरत है, उस टाइप के रेस्पिरेशन को हम लोग बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक, ठीक है, एरोबिक यानी कि ऑक्सीजन चाहिए प्लस। ठीक है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के ही ये ब्रेक डाउन कर देते हैं, यानी ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और एनर्जी में तोड़ देते हैं। उससे वैसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म, और उस टाइप के रेस्पिरेशन को बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो दूसरा हमारा क्या होगा? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एनएरोबिक यानी कि इसमें ऑक्सीजन हमारा नहीं चाहिए। तो एरोबिक हुआ, एनएरोबिक हुआ। रेस्पिरेशन के दो टाइप्स। रेस्पिरेशन का पर्पस ये है कि जो ग्लूकोज बना है न्यूट्रिशन के थ्रू, डाइजेशन के थ्रू, उसको फर्दर ब्रेक डाउन करना है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी के लिए। उस एनर्जी को ATP के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। जब बॉडी को जरूरत होती है कोई भी काम करने के लिए तो उस एनर्जी का यूज कर लिया जाता है बॉडी। ये दो टाइप का होता है, एरोबिक, एनएरोबिक। एरोबिक यानी कि ऑक्सीजन चाहिए, एनएरोबिक यानी कि ऑक्सीजन नहीं चाहिए। अब देखिए, जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी, हमें क्या ऑक्सीजन चाहिए? हमें ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए। ये जो सांस होता है अंदर जाके, मतलब ऑक्सीजन अंदर जाके हमारे ये ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करता है, उसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ये आगे के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। यानी कि सेल के अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है, सेल के अंदर जो हमारा ग्लूकोज था उस ग्लूकोज में को है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है और CO2 स्टोर एनर्जी बनाता है, उसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये हमारा है रेस्पिरेशन का टाइप्स, एरोबिक, एनएरोबिक। एरोबिक हमारा ह्यूमन बॉडी एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। कुछ बैक्टीरिया होता है, फंगाई होता है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा ईस्ट। ठीक है, ये क्या करते हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, हमने न्यूट्रिशन के थ्रू ग्लूकोज बनाया था। ठीक है, तो ग्लूकोज का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? C6H12O6, यानी कि जो हमारा ग्लूकोज है वो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। और हम बोल रहे हैं कि रेस्पिरेशन में हम ग्लूकोज को तोड़ेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, यानी कि ग्लूकोज यानी 6 कार्बन को हम लोग तोड़ेंगे। तो इस
कैसे टूटता है उस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए बच्चों, हमने ये ग्लूकोज लिखा, ठीक है, ये ग्लूकोज कैसा है, न्यूट्रिशन के थ्रू आया, डाइजेशन के थ्रू आया, कितने कार्बन का, 6 कार्बन का, ठीक है। मैंने बोला था ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है, ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटने से पहले ये टूटता है पाइरुवेट में। एक दूसरा मॉलिक्यूल है, इसको हम लोग बोलते हैं पाइरुवेट या फिर पाइरुविक एसिड भी बोलते हैं। ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये टूटता है 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो आप बोलेगा सर यहाँ पे 6 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन, तो बाकी के 3 कार्बन गए कहां, जाते कहीं नहीं है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट के बनाता है दो पाइरुवेट एसिड, यानी कि 2 into 3 यानी कि 6 कार्बन यहाँ पे भी है, 6 कार्बन यहाँ पे भी है। बस यही है कि ग्लूकोज टूट के पाइरुवेट में बन गया। ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस होता है हमारा साइटोप्लाज्म में। कहां होता है, साइटोप्लाज्म में। आई होप आप लोग को साइटोप्लाज्म पता होगा। जैसे कि ये आपका मान लो एक सेल हो गया, ठीक है, तो सेल के अंदर का जो कंपार्टमेंट है ये होता है इसका साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसके अंदर अपना न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी बॉडी होता है, राइबोसोम होता है, ये सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। जब सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपको मैं बताऊंगा। आप इतना समझिए कि सेल के अंदर का जो लिक्विड है, जो स्पेस है, कंपार्टमेंट है, जो उसका मैट्रिक्स है, यानी कि जो ये स्पेस है, उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ये जो प्रोसेस है हमारा, ग्लूकोज जो टूट गया है पाइरुविक एसिड यानी पाइरुवेट में 6 कार्बन 3 कार्बन में, ये होता है हमारा साइटोप्लाज्म में, ठीक है। साइटोप्लाज्म, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। आप समझिए कितनी खूबसूरत चीज है ना, लाइसिस। हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस में हाइड्रोलाइसिस यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वैसे ये ग्लाइकोलाइसिस, लाइसिस यानी कि ब्रेक डाउन, लाइसिस यानी किसी चीज को तोड़ देना, ब्रेक डाउन कर देना। तो किसका हो रहा है, ग्लाइको का ही, ग्लाइको यानी कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल का। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ देना ये होता है ग्लाइकोलाइसिस। कहां हो गए, साइटोप्लाज्म में। अब देखिए साइटोप्लाज्म में क्या हुआ कि पाइरुविक एसिड बन चुका है। अब यहां से डिसाइड होगा कि ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जाता है कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में जाता है। देखिए मान लीजिए कि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये पाइरुविक एसिड क्या करता है, ये जो सेल के साइटोप्लाज्म में जो पाइरुविक एसिड बन चुका है, ये जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। ये आपका सेल का साइटोप्लाज्म था, ठीक है। सेल ऑर्गेनल होते हैं, यहाँ पे आपका ये मान लो कि माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे आपका पाइरुविक एसिड बन गया, ठीक है। ये पाइरुविक एसिड अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो कहां चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाके पाइरुविक एसिड टूट जाता है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, और हमें यही एनर्जी चाहिए। तो ऑक्सीजन की वजह से हमें एनर्जी मिल चुका है। ये जो प्रोसेस हुआ कहां हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया में। हमारे ह्यूमन बॉडी में यही होता है, ठीक है। मान लो कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये हो गया। ऑक्सीजन अगर एब्सेंट है, अगर ऑक्सीजन है ही नहीं, ऑक्सीजन माइनस है, तो फिर क्या होगा, ऑक्सीजन माइनस है तो इसमें एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। वहां पे क्या होता है, इथेनॉल बनता है, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। देखिए इथेनॉल में 2 कार्बन होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बताया गया होगा, इथेनॉल 2 कार्बन के मिलकर बना होता है। यहाँ पाइरुविक एसिड में 3 कार्बन था, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो एक कार्बन कहाँ गया, एक कार्बन है CO2, और साथ में एनर्जी निकल गया। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन आप देखिए जितने भी बेकरी शॉप होते हैं जहां पे केक बनते हैं, तो केक्स में यही यूज किया जाता है हमारा फर्मेंटेशन का प्रोसेस। ईस्ट ये होता है, ईस्ट में ये प्रोसेस होता है, यानी कि वहां पे पाइरुविक एसिड में ईस्ट डालते हैं हम लोग केक बनाने के प्रोसेस में, ताकि ये हमारा CO2 प्लस एनर्जी बने, जिससे हमारा केक क्या होता है, फूला रहता है, फ्लफी रहता है, ठीक है। इसका हमारा क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, हम पैसे कमाने के लिए इस प्रोसेस को हम लोग यूज करते हैं, इकोनॉमिक में यूज करते हैं। तो ऑक्सीजन प्रेजेंट हुआ तो ये हो गया, ऑक्सीजन एब्सेंट हुआ तो ये हुआ, तो ये हुआ एरोबिक, ये हुआ एनएरोबिक। कभी कभी क्या होता है कि हमारे ह्यूमन बॉडी में लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, यानी ऑक्सीजन है लेकिन ऑक्सीजन की कमी हो गई है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग लैक ऑफ ऑक्सीजन। जैसे कि मान लो आप जा रहे हो कहीं, आपको कोई हैबिट नहीं एक्सरसाइज करने का, कुछ करने का, अचानक से बोल दिया कि आपको 10 किलोमीटर तक आपको रन करना है, दौड़ना है, ठीक है। आप दौड़ना स्टार्ट किए, तो एक टाइम ऐसा आता है जब आपके पैरों में क्या होता है, क्रैम्पिंग होने लगता है, पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है। वो क्यों होता है, क्योंकि उस प्रोसेस में हमारे बॉडी में लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। जो पैर के मसल से वो बोलते हैं हाइपोक्सिया, 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 यानी कि ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाइपो हो गया है, कम हो गया है, तो उस कंडीशन में लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो पाइरुवेट होता है ये टूटता है लैक्टिक एसिड में और एनर्जी बना देता है, ठीक है।
यहाँ भी एनर्जी बन रहा है। ये जो एनर्जी हुआ उस एनर्जी से हम लोग क्या करेंगे कि दौड़ेंगे, ठीक है। हम लोग दौड़ तो पाएंगे, लेकिन हमारे साथ में क्या बन गया, लैक्टिक एसिड भी बन गया। ये लैक्टिक एसिड पेन करता है हमारे बॉडी में, हमारे पैरों में। हम ज्यादा दौड़ने का हैबिट नहीं है तो हम लोग में लैक्टिक एसिड की ज्यादा फॉर्मेशन होगा, क्रैम्पिंग होने लगा, हम दौड़ने में असमर्थ होने लगेंगे, बहुत ज्यादा ही पेन होने लगेगा। तो ये था आपका फेट ऑफ पाइरुवेट। इसको हम लोग बोलते हैं फेट ऑफ पाइरुवेट, यानी कि पाइरुवेट का फेट क्या होगा, भविष्य क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा, ऑक्सीजन एब्सेंट है तो ये फर्मेंटेशन हो जाएगा जो इसमें होता है। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ये जो हमारा होता था एरोबिक वाला, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रियम होता था। माइटोकॉन्ड्रियम कैसे होता है वो हम उस चीज को समझेंगे, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, मैंने बोला था कि जो सेल के साइटोप्लाज्म में क्या होता है, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है वो टूट के बनाता है अपना पाइरुविक एसिड, यानी कि पाइरुवेट बना देता है। फिर अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो पाइरुविक एसिड कहां चला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जाके वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी बनाता है, उस चीज को हम लोग समझते हैं, ठीक है। मान लो कि आपका एक सेल है, ठीक है, ये हमारा एक सेल है। इस सेल का क्या है, साइटोप्लाज्म है। इस सेल के साइटोप्लाज्म में कहीं एक मान लो कि एक माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये सपोज करो माइटोकॉन्ड्रिया है। यहाँ पे हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज टूट के क्या बनेगा, पाइरुविक एसिड, पाइरुवेट, ठीक है। अब पाइरुवेट का फिट इस चीज, उसका फ्यूचर इस चीज पे डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन है कि नहीं है। जनरली हमारे बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो पाइरुवेट कहां चला जाएगा, हमारा एंटर कर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, कैसे होता है, उस चीज को हम समझते हैं। मैं यहां से क्या करता हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया को निकाल के इनलार्ज करके, बड़ा करके बना रहा हूं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए बच्चों, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। ये इसका आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, ये इसका इनर मेम्ब्रेन हुआ। लेकिन इनर मेम्ब्रेन क्या होता है, कहीं कहीं पे फोल्ड हो जाता है, ठीक है। आप देख रहे हैं यहां पे फोल्ड हो रहा है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है बच्चों। ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, मैं लिख दे रहा हूं आप ताकि आपको समझने में इजी होगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन हो गया, जो बाहर है उस आउटर। ये इनर वाला हो गया, यानी ये इनर मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए इनर मेम्ब्रेन क्या हुआ, कहीं कहीं पे घूम गया, फोल्ड हो गया और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना दिया। आप देख रहे हैं इधर 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 इधर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टी, CRISTAE, क्रिस्टी। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बना दिया, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि इसको निकाल के मैंने ऐसे बनाया। इसके बाहर क्या है, साइटोप्लाज्म, यानी कि आप समझिए कि साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है। आप इमेजिन कीजिए, ठीक है, समझिए। अब देखिए साइटोप्लाज्म में क्या था, हमारा ग्लूकोज था, ठीक है। ग्लूकोज टूट के क्या बन चुका था, पाइरुवेट। ये ग्लूकोज टूट के पाइरुवेट बन चुका है, यानी कि हमारे यहाँ पे कहीं पे ये पाइरुविक एसिड पाइरुवेट बन चुका है, ठीक है। अब ये पाइरुवेट अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। ये आपका पाइरुविक एसिड हो गया, ठीक है, पाइरुविक एसिड हो गया। अब क्या होता है, कभी कभी पाइरुविक एसिड जो होता है वो टूट जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, एसिटाइल कोएंजाइम ए, ACETYLCOA, एसिटाइल कोएंजाइम ए में ये टूट गया हमारा, ठीक है। अब फिर हमारा मान लो अगर कोई फैटी एसिड है, फैटिक एसिड, ये तो ग्लूकोज टूट के पाइरुवेट बना था, पाइरुवेट फिर आगे एसिटाइल कोएंजाइम में हो गया। ये फैटी एसिड भी सेल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आके एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में एसिटाइल कोएंजाइम ए बन चुका है। ग्लूकोज टूटा पाइरुवेट में, पाइरुवेट साइटोप्लाज्म से आगे माइटोकॉन्ड्रिया में एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। दूसरी तरफ फैटी एसिड है, जो हमारा दूसरा न्यूट्रिशन था, दूसरा न्यूट्रिएंट्स था, वो हमारा फैटी एसिड भी माइटोकॉन्ड्रिया में आके एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो गया। फिर क्या होता है, यहाँ पे एक साइकिल चलता है, बहुत सारे प्रोसेस चलते हैं, जिसे आप हायर क्लास में 11th क्लास में पढ़ेंगे, आप हम लोग उससे पढ़िएगा क्या होता है। एक साइक्लिक प्रोसेस होगा और इस प्रोसेस में NADH, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर से NADH, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, FADH2 बनेगा। ये सब प्रोसेस होता है, क्या होता है आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। आप इतना समझिए कि पाइरुविक एसिड आप माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया, इंटर कर गया, फैटी एसिड भी आ गया, एसिटाइल कोएंजाइम में, दोनों कन्वर्ट हो गए। फिर एक साइक्लिक प्रोसेस चलता है, इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और फिर इसी प्रोसेस में हमारा क्या होता है, एनर्जी भी बनता है। यही हमें तो एनर्जी चाहिए। रेस्पिरेशन का मेन मकसद यही है, मेन उसका पर्पस यही है कि हम जो न्यूट्रिएंट्स ले चुके हैं, ग्लूकोज बन चुका है हमारे बॉडी में, उस ग्लूकोज को फर्दर ब्रेक डाउन किया जाए, फर्दर उसको तोड़ा जाए, ताकि उससे एनर्जी लिबरेट हो और उस एनर्जी को हम लोग फर्दर लाइफ प्रोसेस के वेरियस लाइफ एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हम लोग यूज कर सके। तो हमारा ग्लूकोज बना था न्यूट्रिशन से, फिर पाइरुविक एसिड साइटोप्लाज्म बना, ये पाइरुविक एसिड आ गया माइटोकॉन्ड्रिया में, एसिटाइल कोएंजाइम बना, एक साइक्लिक प्रोसेस चला, उस प्रोसेस में CO2 और एनर्जी हमारा बन गया, यानी कि हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ठीक है, हमारा एनर्जी बन चुका है। अब देखो बच्चों, जो ये एनर्जी होता है ये स्टोर होता है हमारे बॉडी में ATP के फॉर्म में।
एटीपी क्या होता है? एटीपी होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एक मॉलिक्यूल होता है जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होता है। ये मेनली बना होता है जब एक एडीपी में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होता है। एडीपी या बोले तो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, डाई यानी कि दो, इसमें दो फॉस्फेट होते हैं। जब दो फॉस्फेट में एक और फॉस्फेट ऐड हो गया, दो फॉस्फेट में एक और फॉस्फेट ऐड हो गया तो तीन फॉस्फेट हो गए। तो ये तीन फॉस्फेट मिला के क्या बना दिया? एटीपी। एटीपी और जो एनर्जी बना रेस्पिरेशन को एटीपी का फॉर्म में स्टोर हो गया। लेकिन जब भी हमारे सेल को कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करना होता है, जैसे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन करना हो, कोई नर्व इंपल्स का कंडक्शन करना हो, तो उसमें एनर्जी चाहिए। तो ये जो एटीपी है फर्दर टूट जाता है। एटीपी टूट के फिर से एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यानी कि जिस चीज से बना था उससे फर्दर टूट जाता है और ये क्या करता है कि एनर्जी रिलीज कर देता है। ये लगभग एनर्जी 30.5 किलो जूल पर मोल, इतना एनर्जी ये टूट के बन रहा था। ये जो एनर्जी हो गया, इसी एनर्जी को सेल वेरियस एक्टिविटी को परफॉर्म करने में यूज करेगा, यानी कि वेरियस एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक यानी कि जिसमें एनर्जी की जरूरत है, यही एनर्जी आएगा, इस एनर्जी को यूज किया जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए और हमारे बॉडी में बहुत सारे एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, हमने बात की एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। अगर आप हमसे पूछिएगा कि सर कौन सा रेस्पिरेशन ज्यादा अच्छा है, तो कोई भी रेस्पिरेशन अच्छा है या कम अच्छा है, ये हम कंपेयर करते हैं एनर्जी के फॉर्म में। लाइक कि किसमें ज्यादा एनर्जी बन रहा है, जिसमें ज्यादा एनर्जी बनेगा उसे हम अच्छा बोलेंगे। जनरली जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक वाला, उसमें हमारा 36 या 38 एटीपी बनता है। ठीक है। और जो एनएरोबिक होते हैं उसमें केवल 2 एटीपी बनता है। ठीक है। तो 2 एटीपी बना एनारोबिक में और 36 to 38 एटीपी बनता है एरोबिक में। तो एनर्जी के टर्म में, एनर्जी के अगर हम बात करें तो उसमें हमारा एरोबिक जो होता है वो बेटर, इसको बेटर रेस्पिरेशन माना जाता है। अब देखिए, हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट को पढ़ा था, हमने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को भी देखा था। सिमिलरली हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और रेस्पिरेशन इन एनिमल्स को देखेंगे। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स बहुत ही ईजी है। लोगों को लगता है कि रेस्पिरेशन इन एनिमल्स भी थोड़ा टफ है, लेकिन वो इससे भी ज्यादा इजी। मैं आपको इतने अच्छे तरीके से बताऊंगा कि आपको हर चीज मेमोराइज हो जाएगी, हर चीज को आप विजुअलाइज कर पाएंगे। ठीक है। पहले हम लोग देखते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स में हमारा होता है वो रेस्पिरेशन कैसे होता है। ठीक है बच्चों। देखिए, प्लांट्स क्या किए थे हमारा कि ये लोग प्लांट्स हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल तो सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में हमारा ग्लूकोज बनाने में यूज किए थे। ठीक है। ये ग्लूकोज हमारा न्यूट्रिशन में हमने देखा था, ग्लूकोज बन चुका था। अब हमें इस ग्लूकोज का फर्दर ब्रेकडाउन करना है एनर्जी के लिए। तो ये फर्दर ये ग्लूकोज टूट के फिर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल और साथ में एनर्जी बना देंगे। ठीक है। यानी कि जो प्रोसेस ऐसे चली थी वो प्रोसेस अब ऐसे चलेगी। ठीक है। यही होता है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में देखा था कि प्लांट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता था। प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। देखिए, ये मान लो कि आपका एक प्लांट है। ठीक है। डे टाइम की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है। डे टाइम की, देखो डे टाइम में क्या है कि सनलाइट की अवेलेबिलिटी है। डे टाइम में सनलाइट है तो प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा। तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट एटमॉस्फेयर से क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। ठीक है। और क्या बनाएगा? ऑक्सीजन बनाएगा। इस ग्लूकोज के साथ क्या बनाता है? बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड लिया और ऑक्सीजन क्या किया? रिलीज कर दिया। ये हमारा डे टाइम का है। ठीक है। आप समझ पा रहे हैं? डे टाइम में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लिया और ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया। ये गैस का क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है, गैस का विनिमय हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ऑक्सीजन छोड़ा। ये एक स्ट्रक्चर के थ्रू होता है। इसका हमने क्या बोला था? उसे हमने बोला था एस्टोमेटा। आपको याद होगा, एस्टोमेटा के थ्रू ये गैसेस एक्सचेंज होता है। एस्टोमेटा क्या होता है कि प्लांट के जो लीफ होते हैं, पत्तियां होती है, उसमें माइन्यूट पोर होते हैं। उस पोर के थ्रू, एस्टोमेटा के थ्रू ये गैसेस एक्सचेंज होता है। ये तो हमारा होगा बात डे टाइम का। अब देखो, अब हम बात करेंगे बच्चों नाइट टाइम का। ये एक प्लांट हुआ। ठीक है। ठीक है। नाइट टाइम में क्या है कि सनलाइट नहीं है। नाइट टाइम में सनलाइट नहीं है तो प्लांट में क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। प्लांट में फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी। हम नाइट टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है। प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो रात में क्या होता है? बचपन में क्या होता था? बचपन में क्या होता था कि मेरी मम्मी एक कहानी सुनाया करती थी कि अगर तुम घर के बाहर जाओगे ना, पेड़ के पास जाओगे, मेरे घर के आसपास बहुत सारे पेड़ है, बोलती थी घर के बाहर अगर तुम रात को गए ना तो भूत आके पकड़ लेगा और तुमको मार देगा। मैं डर जाता था, यार पेड़ से भूत आ जाएगा रात को, पेड़ के पास भूत है, पेड़ से उतरता है, बच्चों को मारता है, फिर भाग जाता है, बच्चों को लेकर भाग जाता है। मैं डर जाता था। फिर जब मैं बाद में बड़ा हुआ तो पता चला कि ओ मम्मी तो हमको सी बना रही थी। क्यों? आइए समझते हैं कैसे। नाइट टाइम में क्या होता है कि प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं है, क्योंकि
सनलाइट नहीं है तो उसको फोटोसिंथेसिस नहीं करना है, तो प्लांट क्या करता है नाइट टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा, ठीक है, और क्या करेगा प्लांट ऑक्सीजन लेगा। उल्टा हो गया, देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा था, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन छोड़ रहा था, यहाँ पे ऑक्सीजन ले रहा है। इसलिए हम बोलते थे, मम्मी बोलती थी कि रात को पेड़ के पास मत जाओ। क्यों? क्योंकि मम्मी हमारी साइंस जानती थी, मम्मी बायोलॉजी जानती थी, मम्मी को पता था कि पेड़ के नीचे जाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा और ह्यूमन को क्या चाहिए ऑक्सीजन, हमें कार्बन डाइऑक्साइड कम चाहिए, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो हमारे लिए हानिकारक हो सकता था, हमारे लिए घातक हो सकता था। इसलिए मम्मी इसी कार्बन डाइऑक्साइड को भूत का नाम देकर हमको डराती थी। इसलिए बोला जाता है कि रात को पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए, पेड़ के पास नहीं सोना चाहिए, सफोकेशन होगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज होता है। तो ये था हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, डे टाइम में और नाइट टाइम में, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, कुछ देखिए बच्चों, अब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है वो डिफरेंट ऑर्गन्स को यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक होते हैं, जैसे कि हमारा मछली हो गया, फिश हो गया, वो अपने गिल्स को यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। हमारा ह्यूमन बॉडी हुआ, हम क्या चीज को यूज करते हैं, लंग्स को, हमारा जो फेफड़ा है, फेफड़े को हम लोग यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन्स फॉर दियर रेस्पिरेशन, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक है, और कुछ ऑर्गेनिज्म हो गए जैसे कि एक्वेटिक हो गया। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जो जमीन पे रहते हैं, एक्वेटिक यानी कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं, जैसे कि मछली हो गया, टेरेस्ट्रियल में हम हो गए, बर्ड्स हो गए, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, ये सब हो गया टेरेस्ट्रियल। तो टेरेस्ट्रियल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। वो ऑक्सीजन कहां से लेंगे, वो इन्वायरमेंट से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से लेते हैं। एटमॉस्फेयर में हम चाहते हैं कि 21% ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। और जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है, वाटर यानी कि H2O, H2O किस चीज से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर हमारा बना हुआ है H2O, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन है डिसॉल्व है वाटर के फॉर्म में, उसी को यूज करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। अब एक्वेटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं डिसॉल्व फॉर्म में, लेकिन जो वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसका क्वांटिटी कम है, इन्वायरमेंट में ज्यादा है। यानी कि हम टेरेस्ट्रियल के लिए तो फायदा है भाई कि इन्वायरमेंट में ज्यादा है, हम रेस्पिरेशन इजीली कर सकते हैं। एक्वेटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है वाटर में उसका क्वांटिटी कम है, इसलिए उसमें रेस्पिरेशन का रेट क्या होता है, ज्यादा होता है। आप समझिए रेस्पिरेशन रेट को मैं कैसे रिलेट कर पा रहा हूं। आपका ऑक्सीजन चाहिए हमको, ठीक है, ऑक्सीजन कम है, अगर ऑक्सीजन कम है तो हमको सांस जल्दी जल्दी लेना पड़ेगा, यानी कि मेरा रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो गया, ठीक है। दूसरी तरफ ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, तो मैं आराम से ले सकता हूं। यानी कि रेस्पिरेटरी रेट कम हो गया, तो ऑक्सीजन ज्यादा, रेस्पिरेटरी रेट कम, ऑक्सीजन कम, रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को अपने सांस जल्दी जल्दी लेना पड़ता है क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म अपना सांस इसके कंपेरिजन में धीरे धीरे लेते हैं, इनके रेस्पिरेटरी रेट उनका कम होता है क्योंकि एनवायरमेंट में जो ऑक्सीजन होता है वो ज्यादा होता है। ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन टू रेस्पिरेशन। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, यानी कि हमारा ह्यूमन बॉडी हम कैसे रेस्पिरेशन लेते हैं, कैसे सांस लेते हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताएं, उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, आसपास सफाई बना के रखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।